जय माता दी दोस्तों। मैं एडवोकेट गगन रोड़ा आज आपके बीच में रजत सूद जी को लेके आया हूँ, जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र भी हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी है और उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं जो लोग उन्हें बुलाना पसंद करते हैं। जैसे आज की डेट में वो चैनल पार्टनर कहलाए जाते हैं, रियल एस्टेट एजेंट कहलाए जाते हैं। कॉलोनाइजर के लिए वो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, क्योंकि वो उनको काम ला के देते हैं। इनको अपनी लाइन का 20 साल का तजुर्बा है। तो आज हम इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट करेंगे लुधियाना के बारे में, जो बहुत ही कम प्रॉपर्टी डीलर्स को पता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे शायद आपको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और पूछते हैं कि अगर मुझे आज कोई लैंड लेनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई शॉप लेनी है, कोई एसयू लेना है, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है, कोई एग्रीकल्चर इनकम लेनी है, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उन सब डॉक्यूमेंट्स की हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो सब ओरिजिनल है। तो हमारी मदद करेंगे आज रजत जी। तो रजत जी प्लीज़ लुधियाना वालों को इन चीज़ों के ऊपर बताइए कि हम आज की डेट में डॉक्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं और आप इनकी मदद कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा गगन जी का, जिन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बातचीत होने वाली है, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। कई बारी बंदा अपना सारी उम्र जॉब करता है, पैसे कमा रहा होता है, और लास्ट में जब प्लॉट लेता है तो उसके साथ ठगी हो जाती है और सारा उसका पैसा, जो जिंदगी भर की पूंजी है, वो खराब हो जाती है। बंदे ने सपने सजाए होते हैं। कई बार बंदा प्लॉट लेता है कि मैं अपनी बेटी की शादी जी कहने की बात है, सपनों का घर बेचते हैं, लोगों के सपने बेचते हैं और लोगों के सपने खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, लोगों के पैसे खराब ना हो जाए, एक दूसरे ऐसे प्रॉपर्टी करके यार वो पैसे ना दे दें कि वो रातों रात भाग जाए। तो उसके लिए ये सबसे नाइस पर्सन है इंडस्ट्री में, इनको 20 साल की नॉलेज है और ये किसी के मतलब मैं क्या बोलूँ, उनके लिए जितना बोलूँ कम है। तो मुझे पता है कितने सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तभी आज इनको मैं स्पेशल आपके लिए लेके आऊँ कि दो गाइड ये करेंगे ना आपको लुधियाना, मुझे नहीं लगता कोई करेगा। अगर होगा तो हम उसको भी जरूर लेके आएंगे। कोई और दिन से नॉलेज दे पाएगा लुधियाना के लिए, मैं उसको भी लेके आऊँगा पॉडकास्ट के अंदर। तो प्लीज़ रजत जी पहले बताइए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से एक्शन में होने चाहिए और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आप कुछ कहना चाह रहे। देखो, जो मैं बात बताऊंगा उसको गांठ बांध लो। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, कोई जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको अपने पास नोट कर लो। हमने कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। उसमें रजिस्ट्री आ जाती है। सबसे पहले तो रजिस्ट्री आ जाती है कि बंदे ने जो प्लॉट बेचना है, मकान बेचना है, उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री उसके पास है। कहीं बैंक में तो नहीं रखी हुई, कहीं गुम तो नहीं हुई, कहीं उसने कहीं आम आदमी के पास किसी जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं उसको प्लेज तो नहीं की हुई। तो ओरिजिनल रजिस्ट्री हाजिर उसके नाम पे है, वो देख लेनी है। दूसरा, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स की उसने किससे प्रॉपर्टी खरीद की, उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री उसके पास होनी चाहिए। उससे पहले उसने किससे खरीद की, उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री उसके पास होनी चाहिए। तो ऐसे जब पहली बारी प्रॉपर्टी बिकी और जिससे आप ले रहे हो, वो सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सेलर के पास आपको अपनी आंखों से देखने हैं, अपने सामने पड़े देखने हैं, तब प्रॉपर्टी लेनी है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन में है तो उसका TS1 चेक करना है कि कहीं उसके कोई ड्यूज कॉरपोरेशन में तो नहीं खड़े हुए, कि TS1 उसी के नाम पे है। और तीसरा, NOC। जब भी आप, पहले तो इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, अब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तभी आपको लोन मिलेगा अगर ये चीज़ें आप चेक करोगे। प्रॉपर्टी की NOC आपको चेक करनी है कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो उसकी NOC है, या फिर प्रॉपर्टी वो अप्रूव्ड एरिया में होनी चाहिए, गलाडा अप्रूव्ड या कॉरपोरेशन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं तो NOC होनी चाहिए। चौथा, हमने देखना लैंड रिकॉर्ड। पटवारी के पास जाना है, उसको चेक करना है कि फर्द है। फर्द पे आमतौर पे पता नहीं लगता कि कितनी जगह लिखी हुई है। पटवारी को बोलना कि हाथ से लिख के दे दे भाई, अगर मैं 200 गज जगह खरीद रहा हूँ तो 200 गज जगह तुम्हारे पास चढ़ी हुई इंतकाल में कि नहीं चढ़ी हुई। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो आप लैंड ले सकते हो। अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो आपको उसकी नपाई करनी है, फीता लेके, कि अगर मैं 100 गज प्लॉट ले रहा हूँ तो उसकी डायमेंशन देखनी है
कि अगर आप 20 बाय 45 का प्लॉट ले रहे हो, फीता मार के देख लेना है कि 20 बाय 45 का है। कई बारी प्लॉट्स की शेप गगन जी डिस्टॉर्टेड होती हैं, उसमें पता नहीं लगता कि ये सपोज करो कि कोई पेंटागन है, हेक्सागन शेप में प्लॉट है, तो वो कितने गज का है। तो उसके लिए बताइए कि उसको गौ बहुत शेरमुखी भी होता है, उसे गौमुखी भी कहते हैं। गौमुखी प्लॉट, शेरमुखी प्लॉट, इनकी तो 4 बाजुएं होती हैं, लेकिन अगर कोई प्लॉट 5 बाजुएं वाला है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये बंदा 100 गज बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। तो उसके लिए आपको जो हमने 7th 8th 6th 7th 8th 9th में जो मैथ्स के फॉर्मूला पढ़े हैं कि हाइट नहीं ले लेनी है, जब आप 5 आर्म्स या 6 आर्म्स या 4 आर्म्स अगर टेढ़ी हैं, तो अगर ट्राइंगल शेप में है तो उसकी हाइट भी साथ में ले लेनी है। और जो 5th 6th 7th 8th में जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसके साथ आपको कैलकुलेट कर लेना है। वहाँ पे स्कूल में लेके चले गया सबको आ जाता। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है, जिससे किसी बंदे के साथ ठगी नहीं होगी। प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है? प्रॉपर्टी सर मेन तो एग्रीकल्चर लैंड होती है जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं। दूसरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर रह के हम घर बना के अपने परिवार के साथ सुकून से रहते हैं। तीसरा कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे हम जाके अपनी दुकान चलाते हैं या काम धंधा करते हैं या ऑफिस बनाते हैं। चौथा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और पांचवी गवर्नमेंट ऑन्ड प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह होते हैं। ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज हमारे ध्यान में हैं। अगर जी क्या बिना पैसे लगाए क्या हम इस लाइन में आ सकते हैं? जब कोई आप लेके चलो ये बिजनेस, क्या हम साइड बिजनेस भी हम लेके शुरू कर सकते हैं बिना किसी पैसों को लगाए? हाँ, हेल्प कीजिए, हमारी यूथ जुड़ना चाहती है आपके साथ, उसे भी राय दीजिए। देखिए गगन जी, मैं ना आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये मेरे को बुलाया ऑफिस में और मुझे जानकारी देने का मौका मिला। क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया था तो मेरे को जानकारी देने वाला कोई नहीं था। तो धीरे धीरे काम करके, सीख के, चोट खा के, उठ के, गिर के ये मैंने काम सीखा है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी यूथ लुधियाना में रियल एस्टेट के बारे में जानकारी लेना चाहता है या काम करना चाहता है, आपके चैनल के माध्यम से भी अगर फेस टू फेस बात करना चाहता है तब भी मेरे पास आ सकता है। और मैं कोशिश करूँगा अभी जो मैं आंसर दूंगा उसमें अच्छी जानकारी दूँ। देखो, रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लोग अपना फ्यूचर कई तरह के कारोबार में ढूंढते हैं। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई एडवोकेट बनता है। लेकिन रियल एस्टेट का काम भी बहुत अच्छा काम है। और मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है, जो भी कॉलेज से पढ़ के निकला है, स्कूल से पढ़ के निकला और कोई काम ढूंढ रहा है, वो रियल एस्टेट के काम को एक बारी ज़रूर एक्सप्लोर करे। और जो ग्रोथ रियल एस्टेट में है शायद ही दूसरे किसी काम में है। तो अगर आपको एंट्री करनी है रियल एस्टेट में, मान लो एक बच्चा कॉलेज से पढ़ के निकला है, उसको रियल एस्टेट में एंट्री करनी है, तो वो कैसे कर सकता है? देखो, कोई भी काम करते हैं, जैसे आप भी एडवोकेट हो, आपने जब शुरू किया होगा आप किसी को असिस्ट कर रहे होगे, है ना? तो आप काम सीखना है तो आप किसी को असिस्ट करना शुरू करो। आप किसी रियल एस्टेट ब्रोकर को ज्वाइन कर लो, उनको बोलो भाई साहब मैं आपको क्लाइंट्स ला के दूंगा, सेलर भी ला के दूंगा, बायर भी ला के दूंगा, आप मेरे को क्या सैलरी देते हो? वो बोलता है 10,000 दूंगा, 12,000 दूंगा। देखो कितना खूबसूरत काम है, आप सीख भी रहे हो और आपको तनख्वाह भी मिल रही है और थोड़ा बहुत जो ब्रोकर आपको इंसेंटिव भी देगा। यानी आप काम सीख रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं, पहले दिन से आपकी इनकम शुरू होगी। तो आप किसी ब्रोकर के पास जाओ, उसको बोलो यार मैं तेरे को क्लाइंट्स ला के दूंगा, 2 तरीके से तेरे साथ काम कर सकता हूँ, या तो मैं उसमें से अपना मार्जिन लूंगा, कमीशन लूंगा, या फिर मैं तेरे से सैलरी लूंगा और प्रॉपरली तेरे लिए काम करूंगा और जो डील मेरे उससे होगी, मेरे बताने पे होगी, उसमें मैं थोड़ा बहुत इंसेंटिव भी लूंगा। तो आप इस तरह से रियल एस्टेट फील्ड में आ सकते हो। आपको इसकी क्या कमियां हैं, कैसे काम करना है, वो आप जब 1-2 साल काम करोगे, असिस्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप किसी ना किसी कंपनी को, डेवलपर को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ भाई, मेरे को अपने सेल्स ऑफिस में रख ले तो मैं तेरे लिए क्लाइंट्स लेके आऊँगा। तो आप 2 तरीके से इस बिजनेस में एंट्री कर सकते हो और बिना पैसे लगाए पैसे कमा सकते हो। उसके लिए कोई रेडा का नंबर भी लेना पड़ेगा खुद भी? हाँ, रेरा नंबर लेना चाहिए। देखो भाई, अगर जब तक तो आप असिस्ट कर रहे हो किसी को, तो आप को रेरा नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फुल एंड फ्लैज अपना काम कर रहे हो तो आपको रेरा नंबर ले लेना चाहिए।
और कई बार ना ये भी क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग, एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ मैं, जिसमें लोग बिना पैसे लगाए प्लॉट के ऑनर बन जाते हैं। आम तौर पे लोग पूछते हैं कि बिना पैसे लगाए प्लॉट के ऑनर कैसे बनना है। ना कब्जा नहीं करना, खरीदना है भाई। तो मैं मतलब लोग सोचते हैं यार इसके पास तो कुछ नहीं था, ये बंदा प्लॉट का मालिक बन गया, प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ गया, मतलब इसने पैसे भी कमा लिए, कैसा हो गया। जो आप रियल एस्टेट में आते हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुल जाती हैं। आपको लिंक्स बन जाते हैं, आपके लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है, हाँ भाई ये अपना बंदा जो रियल एस्टेट एजेंट है या प्रॉपर्टी के काम में है। लेनी तो दर्जा देसी लेनी है, उसी तरह आप करी लेकिन ऐसी बन जाएगा कि प्रॉपर्टी लेनी है तो निहाल से लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है तो दर्जा देसी लेनी है। तो जैसे ही आपको रियल एस्टेट का काम का थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई और आपने काम करना शुरू कर लिया और आपके सर्कल में पता चल गया कि हाँ आप काम कर रहे हो, तो आपको लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर देना, हाँ भाई ये 10 लाख पड़ा है, 20 लाख पड़ा है, इसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। तो प्रॉपर्टी तो हर बंदा लेता ही लेता है, जिसके पास भी थोड़ी सी स्पेयर मनी होती है। क्योंकि हमारा क्या है कि जब भी कोई बंदा बाप बनता है तो उसका बेटा या बेटी होती है, सबसे पहले वो यही देखता है कि इसके लिए मैं कोई कमर्शियल जगह का, कोई रेजिडेंशियल जगह का, जब ये बड़ा हो अच्छी जगह पे व्यवस्था करके रख दूं। तो आपको क्या करना है, अपने एरिया में 4-5 जो अच्छे डेवलपर्स हैं उनके पास जाना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी जो प्लान्स हैं उनको समझना है। उसमें से एक डेवलपर जिस पे आपका फेथ हो, जिसने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हों, जिसकी लोकेशन अच्छी हो, जो सपोर्टिव हो, उसकी कॉलोनी में जब अच्छा सा प्लॉट आपको बुक कर लेना है। मान लो आपने 10-20 हज़ार रुपये देके प्लॉट बुक कर लिया और वो आपको कोई भी डेवलपर है आजकल 2 से 3 महीने का कई बार टाइम दे देते हैं, भाई आपकी ये बुकिंग अमाउंट आ गई, 2 से 3 महीने में आप मेरे को इसका बयाना कर दो। तो उस दरमियान में ये जो चीज़ें लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर यूथ आ रहा है उसको शायद बयाने का मतलब नहीं पता, उसको एडवांस कहते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस दे दो, टोकन मनी बोल लेते हैं जिसको जनरल लैंग्वेज में। तभी एग्रीमेंट नहीं हुआ होता, उससे पहले टोकन ऑफ इंटरेस्ट भी इसको बोल देते हैं कि हमारा इस इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, ये 21,000 रुपये चक, ये प्रॉपर्टी हम इसका बयाना करा देंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, हम तेरे से खरीद लेंगे। तो ये 1 से 2 महीने का, 3 महीने का भी कई डेवलपर्स लुधियाना में भी टाइम दे रहे हैं। वो आपको सर्च करना होगा कौन बंदा। आपने मान लो एक 20 लाख की प्रॉपर्टी या 30 लाख की प्रॉपर्टी बुक कर ली। सपोज करो कि आप उसको बोलो डेवलपर को, भाई मैं तेरे लिए और जो बंदे हैं पकड़ के लेके आऊँगा और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पकड़ के लेके आऊँगा, तुम मुझे बताओ तुम मुझे क्या दोगे। सपोज करो वो बोलता है कि तुम्हें मैं एक प्लॉट के पीछे 1 लाख रुपए की कमीशन दूंगा, जो आमतौर पे डेवलपर्स दे देते हैं। आपको अपने आसपास ऐसे 25 लोग ढूंढने हैं जिनको आपने वहाँ इन्वेस्ट करवाना है। आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका कज़न हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। और आजकल तो गगन जी सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हो तो बहुत सारे आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, तो क्लाइंट्स मिल जाते हैं, इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। आपको उनको ढूंढना है अगले 2-3 महीने में। सपोज करो कि आपने 15 इन्वेस्टर उस 3 महीने में ढूंढ लिए, ज़रूरत है आपको 25 की, तो आपने वो 15 इन्वेस्टर्स लाके डेवलपर को दे दिए, उनसे आपको 15 लाख कमीशन आनी है। डेवलपर को बोलो हाँ भाई मेरी कितनी कमीशन रिलीज़ करता है, वो बोलेगा ये जब भी बयाना कराते हैं मैं आपको 20% जो कमीशन है 20,000 रुपये रिलीज़ कर दूंगा। अच्छा, और 15 बंदों से आपको 20-20 हज़ार रुपये रिलीज़ हो गया, 3 लाख रुपये आपके पास आ गए। 3 लाख से आप बयाना कर लो। ये 3 लाख से आपने बयाना कर लिया और आपको अगला 1-1.5 साल में जो पेमेंट करनी है उसमें आपको 10 बंदे और ढूंढ लेने, आपका प्लॉट जो है फ्री हो गया। और ये प्रैक्टिकली हो रहा है, स्मार्टली लोग काम कर रहे हैं। हाँ, और आपके प्लॉट का प्राइस भी बढ़ जाएगा जब तक ये हो रहा है प्रैक्टिकली। तो क्या गलत है? हाँ तो हम भी तो कर सकते हैं। एंटरप्राइज कर देने के जा रहा है तो सुनता था नशों की तरफ जा रही है, कैनेडा जा रही है, अगर उस लाइन में आना चाहती है, ना नी लगे ना फटकड़ी,
तो उसको और क्या चाहिए, सोने में सुहा दे उसके लिए। गगन जी, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग जो है 20 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन हम लोग, हमारा 80% जो काम है वो कन्वेंशनल मार्केटिंग से ही आता है और 10-20% ही हम सोशल मीडिया और या मॉडर्न वे ऑफ मार्केटिंग है उसका यूज़ कर पाते हैं। लेकिन आज के जो नए बच्चे काम में आ रहे हैं वो 80% जो है वो न्यू टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग उसको यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पर हम 20 साल में पहुँचे हैं वो 2-3 साल में पहुँच जाते हैं। इसलिए रियल एस्टेट में जो नौजवान है, जो कॉलेज से पढ़ के आए हैं या यूथ है, और सबसे बड़ी बात रियल एस्टेट में कि आपको ज़रूरी नहीं आप ग्रेजुएट हो या +2 हो, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप मेहनती हो, आपका बोलने का ढंग अच्छा है, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है, तो आप ज़रूरी नहीं आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या पी, कोई भी बंदा इस काम को कर सकता है, और नए बच्चे जल्दी राइज कर रहे हैं। और दादाजी तो सारा ने कहा था इन्वेस्टमेंट करना शेयर में सही रहेगा। देखो, मैं एक बात सभी को बोलना चाहता हूँ, आप यकीन कर लो, लुधियाना शहर के किसी भी कोने की आप मिट्टी उठा के जेब में डाल लो, आते कुछ सालों में वो सोना होगी। कहने का भाव है लुधियाना में हर तरफ रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि लुधियाना में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। सपोज करो जैसे हमारा ये रिंग रोड बना है साउथ सिटी की तरफ, जो सदर्न बाईपास है वो बना है, फिरोजपुर रोड पे जो एलिवेटेड रोड है वो बना है, कटड़ा दिल्ली हाईवे आ रहा है, एक्सप्रेस वे आ रहा है, जिस पे आप दिल्ली से कटड़ा, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से रोपड़, दिल्ली से लुधियाना कहीं भी पहुंच सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर लुधियाना में मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन चलाने का सर्वे भी हो रहा है। आते कुछ टाइम में बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन हमें यहाँ लुधियाना में देखने को मिलेगी, और एयर कनेक्टिविटी लुधियाना की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये अपना एयरपोर्ट जो है, अपना हलवारा एयरपोर्ट बनने के बाद, इसलिए लुधियाना के कोने कोने में जो प्राइजेस हाइक होंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिससे भी प्रॉपर्टी लो वो अच्छा डेवलपर होना चाहिए, पुराने प्रोजेक्ट्स उसके देखने चाहिए, उसने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं कि नहीं किए हैं। आजकल तो मैं एक बंदे को प्रॉपर्टी दिखाने गया, गगन जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कहा यार ये डेवलपर बहुत अच्छा है। कहता अच्छा भैया, नौजवान था, उसने फटाफट मोबाइल से निकाला, कहता देखो इतने करोड़ का कर्जा इसके सिर पे है। तो आजकल तो मतलब सब कुछ जो आपको ऑनलाइन, आप तो एडवोकेट हो शायद आपको ज़्यादा पता है, तो ऑनलाइन मिल जाता है कि किस डेवलपर की वर्थ क्या है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कितने प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर चुका है। अच्छे डेवलपर से कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लो, उसका रेट बढ़ जाएगा। मैं आपको ये बता दूँ कि उन्होंने प्रॉपर्टी की उस पर्सन ने प्रॉपर्टी लो की वर्थ काफी से ढूंढी, तो उसके लिए एक एमसी की वेबसाइट है, उसके अंदर जाके अगर आप उस पर्सन का नंबर, CA नंबर, DA नंबर, जो भी उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी का जो भी नंबर है, आप उसके तो भरो के एमसी की वेबसाइट के अंदर, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंट पीडीएफ, उसका ट्रेडिंग अकाउंट, उसका बिजनेस अकाउंट, उसके क्या खर्चे हैं, उसकी क्या सैलरी अभी हुई है, उसका चल रहा है, ये चल रहा, कितना लोन है, सब कुछ उसके ऊपर फ्री रोड होगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरी की पूरी बैलेंस शीट, 1 साल की, 2 साल की, जब से उसने कंपनी खोली है उसका सारा डाटा वहाँ पे एफसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये कोई भी पर्सन भूल सकता है। अच्छा, ये मेरे को लगता है कि इंडिया में पहली बार होगा एक एडवोकेट और प्रॉपर्टी डीलर में बैठ के जो है लोगों को समझा रहे हैं और बेनिफिट होगा लोगों को काफ़ी। अगर जी मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसके कागज गुम हो गया है, पापा ने पता से इसे लॉकर में रख दिया, हाँ जी, भगवान जाने दिन गई है, भगवान जाने की रखी गई है, क्या आपने प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं सकता? देखिए ऐसा है कि ये जनरल क्वेश्चंस हैं कि कई बार हमारे पास सेलर आते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स जो है गुम हो गए होते हैं, तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं कि हम क्या करें, या हम जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल तो आपके पास है, लेकिन इसकी एक कॉपी SDM ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस या DC ऑफिस में रहती है। आप थोड़े से पैसे जमा करवा के वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो। क्या हम इसे RTA से ले सकते हैं? देखो, हमने RTA से निकलवाई नहीं, लेकिन आप थोड़े से पैसे जमा करवा के वहाँ से कॉपी ले सकते हो। हम पैसे अभी कहाँ पे जमा करवा रहे हैं?
ये आपको तहसीलदार ऑफिस में जमा करवाने हैं पैसे। जो हमारा लोन बना हुआ लोन के अंदर जाके हम वहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर देके 7 लोगों की सरकार ने हाँ, कोई सरकारी फीस थोड़ी बहुत है, वो जमा करा के आप रिक्वेस्ट लेटर देके वो आप उसकी कॉपी ले सकते हो। कितनी दिन मिल जाती है वहाँ पे? वो हफ्ता 10 दिन लग जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड में ढूंढना पड़ता है ना कॉपी कहाँ पे पड़ी है। और इसके लिए हमें कितना हरास होना पड़ता है? खराब तो जितना आप बाकी कामों के लिए होते उतना ही होना पड़ेगा। कितने चक्कर बन जाते हैं ये वहाँ पे? देखो वहाँ पर लोग जो है सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, काम हो जाता है आपका। मतलब रुझान हमारा स्पोर्टिव है, हाँ जी, हाँ जी। पैसे नहीं बगैर काम हो जाता है। चल ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि मेरे अगर डॉक्यूमेंट गुम गए हैं तो एसडीएम की ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफिकेट कॉपी मिल जाती है। फीस जमा करवा के। उसके बाद क्या मैं इस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ? हाँ, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि जो भी खरीदार है उस पर बैंक लोन नहीं ले सकता। उसके अपनी जेब के पैसों से ही वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखता है, 15 साल का पिछला रिकॉर्ड देखता है। हाँ, अगर किसी ने बैंक लोन नहीं लेना वो आपकी प्रॉपर्टी खरीद लेगा। थोड़ा सा कई बार रेट्स में 5 से 10% वो कम ज़्यादा दे सकता है, बस इतनी दिक्कत आती है। हजरत जी मेरे एक अगला क्वेश्चन है, जब मैं छोटा था ना तो मेरे पिताजी ने मुझे एक प्रॉपर्टी दिखाई, प्रॉपर्टी दिखा दी, उसके बाद किसी कारण से पिताजी का देहांत हो गया। अब उसकी फैमिली को, जो पिताजी ने पूरी प्रॉपर्टी दिखाई थी कि बेटा तेरा प्लॉट आज सुंदर नगर पुराना पड़ा हुआ है, जहाँ हैदराबाद में पड़ा हुआ है, जो साउथ सिटी में पड़ा हुआ है। आज जब मैं 18 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, मुझे दुकान बोलनी है, जब तक घर बनाना है वहाँ पे, तो मुझे वो जगह मिल नहीं रही। तो मैं उसको कैसे ढूंढ सकता हूँ जगह को, उसके लिए भी सोल्यूशन दो सभी को। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, इसका सोल्यूशन किसी के पास है नहीं। देखो, उसको ढूंढने के ना 2 तरीके हैं। मान लो आपने कोई लैंड ली या प्रॉपर्टी ली इन शेप ऑफ प्लॉट और वो आपको मिल नहीं रहा। क्यों लुधियाना में कहाँ पे है मेरे को यही पता। हाँ, उसका एक तो तरीका ये है कि आप रजिस्ट्री देखो, सपोज करो रजिस्ट्री पे जहाँ पर वो लोकेटेड है उसका नाम लिखा होगा। सपोज करो हम बात कर लेते हैं कि वो जैनपुर विलेज में लोकेटेड है या मुलकपुर विलेज में लोकेटेड है, या अगर पुरानी आबादी देख लें किशुल नगर लोकेटेड है, या जो अनअप्रूव्ड आबादी हैं जैसे हैबो लोकेटेड है, तो आपको रजिस्ट्री पे पढ़ लेना है, हाँ जी ये इस जगह पे लोकेटेड है। अगर तो वो सरकारी काटी टाउनशिप है, मान लो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की टाउनशिप है, तो उस पर नंबर पड़ा होगा रजिस्ट्री पे कि आपका मान लो सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में इतना नंबर प्लॉट है, तो आप वहाँ पर जाके ढूंढ सकते हो। दूसरा कि सभी प्लॉट्स जो हैं वो अप्रूव्ड टाउनशिप्स में नहीं होते, अनअप्रूव्ड टाउनशिप्स में होते हैं। तो उसमें मान लो हम हैबोवाल की बात करते हैं, मान लो सपोज करो कि आपने पढ़ लिया कि हैबोवाल की रजिस्ट्री है, गांव का कोड भी पड़ा हुआ है और आबादी भी लिखी हुई है हैबोवाल। फिर आप रजिस्ट्री को पूरा पढ़ोगे, हैबोवाल के किस एरिया में है उसमें वो भी लिखा होगा कि ये हैबोवाल के फलाना एरिया में है। सपोज करो हैबोवाल के वो जोशी नगर एरिया में है। अब आपको पता लग गया ये 10, 20, 30 गलियाँ इसी में मेरा प्लॉट है। फिर आपको उसमें लिखा होगा ईस्ट फेस प्लॉट है कि ईस्ट की तरफ गली है, तो आप वो 10-20 गलियों में चक्कर लगा के आप देखो कि ईस्ट फेस प्लॉट कितने खाली पड़े हैं। तो फिर आपको मान लो प्लॉट है 100 गज का, उसमें से देखो कि 100 गज वाले कितने प्लॉट आपको लग रहे हैं। मैं सपोज करो 20 फ्रंट है और 45 डेप्थ है। मान लो 2 प्लॉट इकट्ठे पड़े हैं, उसका फ्रंट तो 40 हो सकता है लेकिन डेप्थ जो है 45 रहेगी। तो आप आइडिया पहुंच जाओगे कि इस आबादी में मेरा प्लॉट है। फिर उसके खब्बे सज्जे लिखा होगा राइट लेफ्ट में कौन है। राइट में मान लो ए पर्सन है, लेफ्ट में बी पर्सन है, बैक में डी पर्सन है। तो आप पुराने रियल एस्टेट एजेंट्स को पूछोगे यार ये, या फिर उस एरिया में 8-10 गलियों में पूछ सकते हो यार ये मेरा एक प्लॉट है, इसके फलानी तरफ लेफ्ट साइड शर्मा जी रहते हैं, इधर वर्मा जी रहते हैं। हाँ, वो बोलेगा यार वो मकान बेच के चले गए, इसी तरह की लोकेशन इसी प्लॉट की है। एक और ढंग है, दूसरा पटवारी के पास जा सकते हो। आप रिक्वेस्ट लेटर पटवारी को या कानूको को या तहसीलदार को दो। पटवारी के पास लट्ठा पड़ा रहता है और लट्ठे में सभी के अपना मुरब्बा नंबर, किला नंबर वो लिखे होते हैं। पटवारी आपको बोल देगा हाँ भाई ये जो आपकी लैंड है ये फलाने एरिए में है और ये किला यहाँ पे लोकेटेड है। ये मुरब्बा जो है जैसे 25 किलों की जब इकट्ठा करते हैं तो मुरब्बा बोल देते हैं या मस्तील बोल देते हैं। अभी फलाने गांव के या पिंड के ये जो मुरब्बा है इस एरिए में ये उसमें ये किला नंबर है तुम्हारा।
भी इतने के एरिया में तुम्हारा प्लॉट जो है लोकेटेड है। कई बार तो पटवारी निशानदेही भी दे देते हैं। ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपना प्लॉट जो है फाइंड आउट कर सकते हो। क्या बात है। तो राजन जी ये बताइए लुधियाना का मास्टर प्लान क्या आ रहा है? देखो इसमें ना थोड़ी सी मेरे को अफसोस की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मास्टर प्लान लुधियाना का बने काफ़ी देर हो गई है। उसमें रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है वो बताया है, और कमर्शियल एरिया कौन सा है वो बताया है, इंडस्ट्रियल जोन कौन सा है वो बताया। उसमें से रेड इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, ऑरेंज इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, ग्रीन इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, वो सारा बताया। मिक्स लैंड यूज भी बताई है, और कुछ रोड्स जो है वाइड होनी है वो भी बताया कि ये सड़क फलाने पिंड की है, ये 20 फुट 22 फुट की रोड है, ये 60 फुट की होनी है, ये 100 फुट की होनी है, ये 150 फुट की होनी है, ये 200 फुट की होनी है। ये सारा लुधियाना का मास्टर प्लान है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि ये गांव अपना रेड इंडस्ट्री में है, ग्रीन इंडस्ट्री में है, ऑरेंज इंडस्ट्री में है। रेड इंडस्ट्री मीन्स कि जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है वो रह सकती हैं, जो इंडस्ट्रीज थोड़ा कम पोल्यूशन क्रिएट करती है वो ऑरेंज जोन में रह सकती हैं। ग्रीन इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं क्रिएट करती वो जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह के कई काम, मतलब वो ग्रीन इंडस्ट्री जोन में रह सकते हैं। ये एरिया जो कमर्शियल जोन रेजिडेंशियल जोन का एरिया, अगर आपको घर बनाने हैं तो आप इस एरिया में बना सकते हो। ये मिक्स लैंड यूज एरिया है, यहाँ पर आप कॉटेज इंडस्ट्री थोड़ी बहुत अपने रेजिडेंस के साथ कर सकते हो। फिर रोड्स वाइड की हैं। लेकिन दुख की बात ये है, जो मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ, कि जो अपना मास्टर प्लान है, मास्टर मैप है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा लुधियाना में। अब मान लो एक रोड है, वो अभी हाजिर है 20 फुट की, और मास्टर प्लान में है 60 फुट की, ठीक है। और सरकार को 20-20 फुट दोनों लैंड ओनर से जो प्रॉपर्टी है वो लेनी है, एक्वायर करनी है, और जो भी रूल एंड रेगुलेशन एक्वायरमेंट के वो अलग है। लेकिन बंदा यही समझ के ले रहा है कि मैं यार 20 और 45 का रोड पे प्लॉट ले रहा हूँ। उसको पता ही नहीं कि ये पहले जो 20 फुट है ये तो मास्टर प्लान में आ गए, ये गवर्नमेंट ने एक्वायर करने ही करने हैं। और जब नक्शा पास कराने के लिए जाता है तो उसको बोलते हैं भाई ये तो तेरे को छोड़नी होगी, हम नक्शा जो कंसिडर करेंगे, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि हम 20 बाई 40 का कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसको सेटबैक छोड़ के जो पल्ले पड़ती है जगह वो 20 बाई 20 ही पड़ती है मान लो। तो इसलिए गवर्नमेंट को मास्टर प्लान के बारे में लुधियाना के लोगों को नॉलेज देनी चाहिए कि ये मास्टर प्लान है। मान लो बंदे ने घर बनाना है 500 गज का और प्लॉट खरीद लिया उसने रेड इंडस्ट्री जोन में, ठीक है, आसपास इंडस्ट्री लग गई और उसने जगह लिया घर के लिए। इंडस्ट्री में वो घर बना ही नहीं सकता, पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्री है। मान लो एक बंदे ने डाइंग लगानी है या कोई पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री लगानी है, जिससे रेड इंडस्ट्री या ऑरेंज इंडस्ट्री, और वो प्लॉट ले लेता है रेजिडेंशियल जोन में, और बाद में जब नक्शा पास कराने के लिए जाता है उसको पता लगता है भी ये तो आर जोन की जगह। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान जो है इन्वेस्टर्स का हो रहा है। गवर्नमेंट को और प्रॉपर्टी डीलर्स को भी जागरूक करना चाहिए। भाई साहब आप इस एरिया में आप कमर्शियल आप इंडस्ट्रियल प्लॉट देखने आए हो और ये आर जोन की जगह आप इंडस्ट्री लगा नहीं पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा गवर्नमेंट उठा के आपको भगा देगी। आप भाई साहब इस जगह पे आप कमर्शियल प्लॉट खरीद रहे हो, इस रोड पे या रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद रहे हो, ये जो जगह है यहाँ पे ये तो वाइड होनी है, तो आप वो जो वाइडनिंग है वो कंसिडर करके लेना। तो ये जागरूकता लाना प्रॉपर्टी डीलर्स और गवर्नमेंट का फर्ज है। और जो बायर है वो भी पहले पूछ ले भाई हम इस पर्पज के लिए ले रहे हैं, ये लुधियाना का जो मास्टर प्लान है उसमें कौन सी जोन में ये जगह आती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। ब्रदर जी बैंक लोन लेके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखो अगर आपके, मैं कहूँगा भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बैंक लोन लेके दो चीज़ें कंसिडर करनी है जी। एक तो कंसिडर करना कि उसका ब्याज कितना, सपोज करो एवरेज ब्याज हम 9% लगा लेते हैं, ठीक। और दूसरा इन्फ्लेशन कंसिडर करनी चाहिए कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या है। मान लो हमने 5% कंसिडर कर लिया, तो 14% तो आपकी जेब से वो जा ही रहा है मान लो इन्फ्लेशन और अपना 9% ब्याज।
सपोज करो आप 1 करोड़ का लोन लेते हो और 20 लाख रुपए आप पल्ले से देते हो और 80 लाख रुपए आपको बैंक दे देता, उसकी जो तकरीबन किस्त बनेगी वो 75 से 80 हज़ार रुपये बनेगी, डिपेंड अपॉन योर टेन्योर एंड बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अगर आप अपनी पॉकेट से वो किस्त दे सकते हो तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग उसको रेंट आउट कर देते हैं प्रॉपर्टी को, चलो 20-25 हज़ार रेंट आ जाता है, 80 में से 20 माइनस कर लो, 25 माइनस कर लो, 55-60 हज़ार आपको जेब में से देने होते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपने अच्छे एरिया में अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की है, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट की है, तो आपकी एट द एंड ऑफ जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन प्लस जो इंटरेस्ट आपने बैंक को पे किया उससे बहुत ज़्यादा होगी। सपोज करो कि 1980-85 में जो लोगों ने 100 रुपये गज में जो प्लॉट लिए थे, आज वो 40-40 हज़ार रुपये गज हैं। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप उसकी किस्त दे सकते हो। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी सीक्रेट प्लान बता दो। देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि हमने तो जी साडी तक किस्मत ही माड़ी है, असी फलानी जगह प्रॉपर्टी ली, जिमी बेची और रेट बढ़ गए। हमने प्रॉपर्टी ली, बेची और रेट बढ़ गया। ऐसा तो 3-4 बार हमारे साथ हो गया, हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया। और मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, आप खता नहीं खाओगे इस तरह से इन्वेस्टमेंट करोगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी में इन कब होना है? जब प्राइसेस ठीक हों, लोअर लेवल पे हों, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देख के, जब एरिया वो पर्टिकुलर डेवलप ना हुआ हो उस वक्त में आप इन कर दो। मान लो जैसे हमने सुना कि यार मैंने तो प्लॉट लिया था बिल्कुल सही टाइम पे, इन कर गया, लेकिन जैसे ही मैंने बेचा वहाँ पर तो रेट दुगने तिगने चौगने हो गए, आग लग गई वहाँ पे। तो यार मेरी तो वही बात रिपीट कर रहा हूँ, किस्मत माड़ी है। क्या हुआ कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उस एरिया में एक बंदे के पास इंफॉर्मेशन थी, हाँ ये प्लॉट है, ये 7 साल से मंदी में चल रहा है, ये इसने 7 साल पहले भी यही रेट था, आज भी यही रेट है, लेकिन इसके नज़दीक एक बड़ा हॉस्पिटल आने वाला है, इसके नज़दीक एक बड़े डेवलपर ने जगह खरीद ली है जो बड़ी सारी कॉलोनी काट देगा, इसके नज़दीक में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके नज़दीक में बस स्टैंड शिफ्ट करने वाली है गवर्नमेंट, इसके नज़दीक में पासपोर्ट ऑफिस आने वाला है फॉर एग्जांपल। तो उसने फटाफट क्या किया कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया और प्लॉट खरीद लिया। और उसने, क्योंकि वो उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन होना ही प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी बात है, नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी और खरीद लिया। जो सेलर था उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो सही टाइम पे इन तो हो गया लेकिन गलत टाइम पे आउट हुआ। तो प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्ट करना है सही टाइम पे इन होना है, सही टाइम पे आउट होना है। जिस तरह से हम सर्वे खरीदते वक्त करते हैं, बेचते वक्त भी सर्वे करना। हाँ, मेरे को यार 7 साल में कोई फ़ोन नहीं आया, अभी 1 हफ्ते में 4 फ़ोन आ गए, क्या चक्कर है? तब तक तो प्रॉपर्टी डीलर उनसे लेके खुद हाँ, तो और रेट हाइक होता है, फिर देख आपको जहाँ पर पता करना है भाई मैंने 4 फ़ोन आ गए, क्या चक्कर है? तो सही टाइम पे इन होना, सही टाइम पे आउट होना, तो आप पैसे कमा के जाओगे। राजा जी, एक चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत और हमारे दोस्तों को आती है, सपोज करो मैं जब जगह खरीदने जाता हूँ तो जगह का रेट हो रहा है, जब मैं बेचने जाता हूँ उसी गली के अंदर 15, जब मैं लेने जा रहा हूँ तो रेट 15,000 है, बेचने जा रहा हूँ तो भी प्रॉपर्टी कह रहा है जी या तो 12,000 से ऊपर तो मैं कर नहीं सकता। तो ये क्या ड्रामा बाजार में चल रहा है? इसका भी सोल्यूशन निकाल के हमारे दोस्तों को कुछ बताओ इसके ऊपर कि हमें प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो कैसे लेनी पड़ेगी और इसका तो क्या सोल्यूशन क्या? देखो, ऐसा है कि आप पहले तो जहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है उस एरिया में खुद जाके सर्वे करो कि उस एरिया में लॉस्ट प्लॉट है, क्या रेट में सेल हुआ है और अभी लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, इससे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो मान लो आप बेचने जाते हो अगर और खरीदने जाते हो, मान लो आप खुद जा रहे हो सेलर बन के और खुद और अपने भाई को बेच रहे हो, बायर बन के बेच रहे हो, तो अगर तो 10% का वो गैप है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे कोई MRP नहीं होती। क्योंकि अगर मेरा मन है ये मेरे को प्लॉट जच गया, इलाके में रेट 15,000 है, अगर मेरे साथ लगती प्रॉपर्टी है या इसके सामने गार्डन है या मतलब मेरे को प्रॉपर्टी अच्छी लगी तो मैं 18,000 में भी खरीद लूँगा।
अगर मेरे को प्रॉपर्टी अच्छी ना लगी, हो सकता है मैं मना ही कर दूं भी किसी रेट में नहीं खरीदना। लेकिन जनरली अगर सपोज करो एक बंदा बेचने आता है डीलर के पास, वो कह देगा 15,000 रुपये रेट है, 15,000 में जो बेचने वाला भी कहेगा यार 16 में बेच दे मेरी प्रॉपर्टी। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सेलर्स और बायर्स की तरफ से भी है। जो खरीदने जाएगा उसको अगर बोल दिए ये 15,000 रेट है, अगला कहेगा 14,000 रुपये में दिलवा दें। तो डीलर्स हैं वो 5-10% का मार्जिन रख के चलते हैं ताकि आपस में डील क्लोज हो। मान लो 15,000 रेट है, हम सेलर को बोलेंगे 14, 14.5 का रेट है। अगर खरीदार आएगा हम बोलेंगे 15.5 का रेट है, ताकि उनका आपस में उनको मार्केट प्राइस में प्रॉपर्टी मिल जाए। हाँ लेकिन अगर कोई 15,000 रुपये वाली प्रॉपर्टी का 10,000 12,000 बता रहा है, सेलर को और खरीदार को 18,000 बता रहा है, वो बिल्कुल गलत है। रजत जी, मैंने एक SEO लिया, हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या सोच के SEO लूँ, और SEO के अंदर लीज गारंटी और लीज असिस्टेंट ये क्या चीज़ें होती है, प्लीज सबको बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कि हमें लीज के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे है आजकल जो डेवलपर्स भी हैं वो एडवांस थिंकिंग के साथ काम कर रहे हैं। सपोज करो एक डेवलपर है, उसके पास कोई बायर आया, उसके पास फेथ दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो डेवलपर भी सोचते हैं हाँ यार ये हमसे प्रॉपर्टी लेगा तो इसकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने चाहिए, इसको कुछ इनकम होनी चाहिए, तभी वो अगले प्रोजेक्ट में लेगा प्रॉपर्टी। क्योंकि एक डेवलपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स काटता है और उसकी वैल्यू बनेगी डेवलपर की। तो डेवलपर्स लीज गारंटेड और लीज असिस्ट देते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी लो, हम आपको लीज गारंटेड देंगे। लीज गारंटेड मतलब आपको किसी ना किसी ब्रांड के साथ आपका जो SEO है या शॉप है वो हम साइन करा के देंगे। आपकी जो भी साइनिंग का खर्चा होगा या चार्जेस होंगे वो तो जो प्लॉट होल्डर हैं या SEO होल्डर है, प्रॉपर्टी होल्डर है, उनके ही होंगे। लेकिन वो आपको गारंटी देता है। गारंटी मीन्स उसके लिए उसको 1-2 बंदे बिठा के रखने पड़ते हैं या कंपनी हायर करके रखनी पड़ती है। वो मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैकडोनल्ड है, सबवे है, या मतलब और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी कंपनीज हैं, उनके साथ आपका एग्रीमेंट साइन करवा के देता है। और ये वो बाउंड होता है कि लीज गारंटेड में कि अगले 7-8 साल 9 साल के लिए या 3 साल के या 6 साल के लिए मैं प्रॉपर्टी को आपकी लुक आफ्टर करूँगा, आपकी प्रॉपर्टी खाली ना रहे। तो वो आपको लीज गारंटेड देता है। लीज करा के अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली हो जाती है, सपोज करो एक बंदा आ गया, कंपनी आ गई, किसी कारण से उसने आपके साथ लीज कर ली, किराया भी दे रहे हैं, लेकिन 2-3 साल में वो ब्रांड चला नहीं, वो खाली करना चाह रहा है, तो डेवलपर इमीडिएटली आपको दूसरा ब्रांड लेके देता है ताकि आपको रेंट मिली जाए। वो लीज गारंटेड है। लीज असिस्ट में क्या होता है, डेवलपर कहता है अभी पहला ब्रांड मैं आपको ला दूंगा, उसके बाद अगर ब्रांड नहीं चलता या खाली हो जाता हम आपकी हेल्प करेंगे कि ये ब्रांड्स हमारी मार्केट में आना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बातचीत खुद ही करनी होगी। तो ये डिफरेंस है लीज गारंटेड और लीज असिस्ट में। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अगर और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो प्लीज़ हमें पूछ सकते हो, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, नीचे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो रजत जी से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो हम उसके ऊपर दोबारा बात करना चाहते हो। अगर आपके दोबारा क्वेश्चन आए तो हम रजत जी को दोबारा से अपने सामने लेके आएंगे। और इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी।